हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के इतिहास के टॉप 700 क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। इसमें हम आपको 200 प्रश्नों के बारे में बताएंगे। अगले 200 प्रश्नों के बारे में दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। अगले बाकी के जो भी बचेंगे प्रश्न हम तीसरे सीरीज़ में लेके आएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं सारे एग्ज़ाम में। अगर अब अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके हिस्ट्री का पोर्शन कोई भी नहीं छूटेगा दोस्तों एग्ज़ाम में। ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए दोस्तों, चलो हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपको इजीली याद हो जाएंगी, केवल आपको वीडियो 2 बार देख लेना है। जी हाँ दोस्तों, 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना, और चैनल पे अभी नए हो ना आप तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो इस पर लेके आता रहूँगा। आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये प्राचीन भारत इतिहास से लेके आया हूँ मैं क्वेश्चन। इसको आप बहुत ही ईजिली तरीके से पढ़ना। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद थे? तो 4 वेद थे। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये चारों वेद थे। किस वेद से हमें आर्यों के राजनीति प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो उसका आंसर ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 6, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? उसका आंसर होगा मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 6, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो यह है आंध्र सातवाहन वंश। प्रश्न नंबर 8, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। किस वेद से हमें जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथा वस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में सबसे किससे जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र से। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 15, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य के अर्थशास्त्र से। रजत रंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्हण थे जो रजत रंगिणी पुस्तक के रचयिता थे। यह भी हाल फिलहाल एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 18, रजत रंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चंचनामा के लेखक कौन थे? तो इसका नाम आंसर हो जाएगा दोस्तों अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पणिनि। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पणिनि के अष्टाध्यायी से। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन थे? गार्गी पुरस्कार इसी के संदर्भ में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कात्यायन। पतंजलि कौन थे? पतंजलि मतलब कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित या ब्राह्मण जिनको कहा जाता है वो थे। क्वेश्चन नंबर 24 थे, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरोडोटस। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगस्थनीस। आपको पता ही होगा मेगस्थनीस था जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, उसके दरबार में आया था। और आपको पता ही होगा कि इसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक भी मेगस्थनीस थे। क्वेश्चन नंबर 28, मेगस्थनीस की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में।
तो सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का नाम क्या है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा डाइमेकस। मिस्र के राजा टोलमी फिलडेल्फ का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? डायनोसियस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोलमी। टोलमी था जिसने भारत का भूगोल यानी कि इंडिया ऑफ ज्योग्राफी की रचना की थी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेनी। चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में आया था दोस्तों, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसके दरबार में यह चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? एमपी, यानी कि एमपी की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। हेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिसा, अफगानिस्तान में। हेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष तक। हेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? सुयुकी, यानी कि सुयुकी की रचना की थी हेनसांग ने। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र जी थे। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल-बरूनी। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अल-बरूनी के लेखक थे। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? मार्को पोलो आपको पता ही होगा इटली का यात्री था। इब्न बतूता द्वारा लिखित रीला किस भाषा में लिखी गई है? रीला नामक के रचयिता कौन है? इब्न बतूता, जिसका मतलब भाषा थी अरबी। रीला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारानाथ। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा का अभिलेख। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनानियों ने। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का नाम क्या है? तो इसका नाम आंसर हो जाएगा सोगोहा अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर का जो अभिलेख है जो कि एमपी में है, उससे हमें पता चलता है। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरस्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा कनिष्क काल में जो सिक्के चले थे उनको कांसारपन कहा जाता है। किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता था? इन्हीं सिक्कों को मतलब प्राचीनतम सिक्कों को ही आहत सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? यवन शासक थे तो इन्होंने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू कर दिया था। किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए? समुद्रगुप्त। भारत के किस स्थान और रोमन सिक्के प्राप्त हुए? अरिकेडु वर्तमान पुडुचेरी में है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कलिंग राज खारवेल। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन। नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? गौतम बलश्री। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? गौतमीपुत्र सातकर्णी से। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रस्तुति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन सेकंड से। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें अभिलेख में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों 1737 ने। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात की जाए कि ऐसी मतलब सबसे पहले शिलालेख कहाँ पे मिले थे जो कि पढ़े नहीं गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1736 इसका आंसर हो जाएगा। और 1837 में इसमें पढ़ा गया था। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। पिंडारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। कालिदास के बारे में वर्णन हमें किससे मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रस्तुति से मिलता है। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से? प्रतिहार नरेश राजा भोज। हर्षवर्धन के
धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? बांसखेड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? बंगाल शासक विजयसेन से। अशोक के नरहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गिरनार अभिलेख में। जिस काल में मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? इतिहास। किस काल के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सकते? आद्य ऐतिहासिक काल। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? उसका आधार था शिकार करना और जीविका जीना। आग की खोज किस काल में हुई? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? नवपाषाण काल में। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा था? ये आप सभी को पता है, कुत्ता था, जो जिनके अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। तांबा पहली ऐसी धातु थी जिसका प्रयोग किया था। उसके बाद में लोहा आया। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तमिलनाडु का एक स्थान है दोस्तों अतिरपंकम, जहाँ से हमें कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी? गेहूँ तथा जौ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पूर्वापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जो कि आपको पता ही होगा दोस्तों, रावी नदी के किनारे मिला था। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो क्या कहता था? मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। सिंधु सभ्यता का काल था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। कोई तो दोस्तों 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मतभेद होगा, लेकिन जो आप ये आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यानी कि ये राइट आंसर है 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति द्वारा किया गया था? रेडियोकार्बन C14, जो कि जीवाश्मों के ईंधन के रूप में काम में आती है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम सहानी ने 1921 में की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि अभी गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला? जो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल तथा कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? ये मिली मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ठाकुरदास मुंदर्जी ने की थी 1922 में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। जो जिन लड़कियों या महिलाओं का विवाह नहीं हो जाता उनको वैदिक साहित्य में अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। अभी के टाइम में शराब। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ, घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन तथा कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह दोस्तों। मगध जनपद की राजधानी थी राजगृह। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला, जहाँ पे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना गया था। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे दोस्तों। इनका नाम था आदिनाथ। इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिमवें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडाग्राम, वर्तमान में वैशाली में है दोस्तों इसका। तो महावीर का बचपन का नाम आप सभी को पता ही होगा, वर्धमान
120वां क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ, मतलब उनके शिष्यों को निग्रंथ कहा जाता। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से त्रिरत्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? यशोधरा तथा राहुल। 129, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। और उसका उस स्थान का नाम कहाँ था, क्या था, तो वो आंसर हो जाएगा दोस्तों बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में, अभी देवरिया उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो शासक का नाम था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह में। यदि दोस्तों आपको प्रथम जैन और प्रथम बौद्ध दोनों पूछे तो इसका बहुत ही इजी ट्रिक है। प्रथम जैन हुई थी 383 में, 383 ईसा पूर्व में। और प्रथम बौद्ध पूछे तो इससे 100 साल ज़्यादा, यानी कि 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? साबाकामी। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी शताब्दी, यानी कि फर्स्ट ईस्वी में इसकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 144वां है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, आपको पता ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर, आपको पता ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। 148वां, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्र संघमित्रा को कहाँ भेज दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 1750 ईस्वी में अशोक की शिलालेख खोज किसने की थी? तो पोद्रेती पेंथलर ने की थी। और इसको पढ़ा था किसने? 1837 में जेम्स रिसेम्प ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई थी? 11वें शिलालेख में। अशोक की शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। 158वां क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव कण्व ने। कण्व वंश का अंतिम संस्थापक मतलब अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेश आक्रमणियों का क्रम इस प्रकार है दोस्तों, पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए, उसके बाद कुषाण शासक आए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग है? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त
प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता? समुद्रगुप्त को। हरिशरण किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे कहा जाता था शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में ग्रामों की छोटी छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा पेट। गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो उज्जैन। महाकाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त सम्राट किस के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। 179 है दोस्तों, धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। 181 गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? तो आर्यभट्ट ने की थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल को। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सहिष्णु। विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांचीपुरम में। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो ये थे पल्लव वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम का एकश्वम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण कराया था, प्रथम ने। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने, द्वितीय ने। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो जनदंतिदुर के गुजरात का वंश था। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मान्याखेत या मनकीर। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो गोविंद तृतीय। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज तथा पाल वंश के शासक धर्मराज को पराजित किया था? तो ध्रुव। किस राष्ट्रकूट वंश के शासक के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो इंद्र तृतीय। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ये हो गए दोस्तों हमारे 200 क्वेश्चन की सीरीज। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों हम आपका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।